सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YED के ट्यूटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल करने वाले हैं एन एलीट क्लब, इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है रिसेंटली कंक्लूडेड G7 समिट के ऊपर। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। इन क्लासेस के ज़रिए आपको बताता हूँ कैसे मुझे SSC एग्ज़ाम्स और बैंक एग्ज़ाम्स में हमेशा सफलता मिली है, इंग्लिश के सेक्शन में खास करके, है ना। तो आप भी सीख सकते हैं। हिंदी मीडियम का मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप ही की तरह। अब अपना पढ़ने का एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होता है, अंदाज होता है। मैं हर सेंटेंस की ग्रामर और वोकैब पे अलग से कॉन्सेंट्रेट करता हूँ ताकि कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन हो। तो जो भी ग्रामर रूल्स आप सीखोगे अब अप्लाई करोगे सबसे पहले इस क्विज़ पे। ये एरर्स का क्विज़ है ना। 4 आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, सही को चूज़ करना है। ये आपका दूसरा क्विज़ क्लोज टेस्ट वाला, वो पहला वाला बैंक वालों के लिए खासकर, दूसरा वाला सभी के लिए। तो एक ट्राई देना इनको। वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन लाइव करवाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है एन एलीट क्लब। देखिए क्लब तो आप जानते हैं ग्रुप को बोलते हैं। एलीट का मतलब होता है हाई क्लास, जो एक्सक्लूसिव हो, जो अपर क्लास हो, जो लोअर क्लास से बहुत ऊपर हो। तो कह रहा है एक बहुत ही एलीट क्लास का क्लब बन गया है, एक बहुत ही हाई क्लास का ग्रुप बन गया है। और बात कर रहा है G7 समिट की, G7 की टॉप कॉन्फ्रेंस की। समिट का मतलब होता है शिखर वार्ता, है ना। टॉप कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं समिट। अब इस एलीट नाम के वर्ड को पकड़ो, इससे बहुत अच्छी चीज़ें आप सीखोगे। एक्सक्लूसिव और हाई क्लास तो इसके सिनोनिम हो गए, है ना। इसको आप रॉयल भी बोल सकते हो। एलीट मतलब रॉयल। अब इन तीनों में से वर्ड्स में से एक वर्ड इस एलीट का सिनोनिम भी है। आपको ये तीनों वर्ड्स एक जैसे सुनने में देखने में लगेंगे, लेकिन ये वर्ड्स डिफरेंट हैं। तो एक साथ इन वर्ड्स को दिमाग में बिठा लो। पहला वर्ड है नोबल, ये एलीट का एक सिनोनिम है, ठीक है। नोबल इज अ सिनोनिम ऑफ एलीट। दूसरा वर्ड है नोबेल, ये होता है नोबेल प्राइज़। आपने सुना होगा ना, नोबेल प्राइज़ मिलता है भाई, ये वही नोबेल प्राइज़ है। इसका इस नोवेल से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तीसरा वर्ड है नोवेल। नोवेल होती है कोई किताब, जैसे आप पढ़ते हो कोई जासूसी किताब पढ़ रहे हो, नोवेल पढ़ रहे हो, है ना, तो वो नोवेल होती है। या फिर नोवेल का एडजेक्टिव फॉर्म में मतलब होता है कोई नई चीज़, कोई नया विचार, कोई नया आइडिया। जैसे आपने सुना होगा नोवेल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के आगे नोवेल लगाया जा रहा है क्योंकि ये नया कोरोना वायरस है जो 2020 में आया है ना। समथिंग न्यू और ओरिजिनल इज ऑल्सो कॉल्ड नोवेल, और किसी किताब को भी नोवेल बोलते हैं। तीनों वर्ड्स दिमाग में बिठा लेना, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, क्या कहना चाह रहा है मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए आए हो तो। आपका ये छोटा सा जो एक्ट है ना, लाइक करने का वीडियो को और सब्सक्राइब करने का, टीचर को बहुत मोटिवेशन देता है। एक और चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखते हैं सर हम नए आए हैं, वीडियो में पता नहीं है हमें कहाँ से शुरू करना है। SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो बताओ कहाँ से शुरू करें। शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, होम पेज पे जाना है और ये प्लेलिस्ट मिलेगी ऊपर ही, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। इसी प्लेलिस्ट से आपको शुरू करना है। पहले इसको पूरा कर लो और फिर उसके बाद एडिटोरियल्स को देखो। चलिए, कह रहा है G7 नीड्स टू बी मोर ओपन एंड लेस एक्सक्लूसिव इन एन इंक्रीजिंगली इंटरलिंक्ड वर्ल्ड। कह रहा है जो G7 है इसको ज़रूरत है होने की, टू बी, अच्छा क्या होने की भाई, और ज़्यादा खुला, और ज़्यादा ओपन, और ज़्यादा खुले विचारों वाला, और कम एक्सक्लूसिव, कम रॉयल, है ना। ये अपने आप को बिल्कुल एक्सक्लूसिव ना समझे। और कहाँ पे, एक इंक्रीजिंगली इंटरलिंक्ड वर्ड में, एक ऐसे वर्ड में जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इंटरलिंक्ड होता जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो G7 को है ना इसी चीज़ की ज़रूरत है। एक तो दिमाग को खुला रखे, अपने आप को जो है सातवें आसमान से उतार करके लाए, अपने आप को कम एक्सक्लूसिव समझे। एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जो कि लगातार एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरलिंक्ड है। समझ गए। अब सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, G7 सब्जेक्ट है, नीड्स आपकी वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब ब्लू और पिंक कलर में मिलेगा आपको हर लाइन का, हर सेंटेंस का। ज़रूर से इसको आपको फॉलो करना है। एक्सक्लूसिव आप ऊपर देख चुके हो। इंक्रीजिंगली एक एडवर्ब है। दुनिया कैसे इंटरलिंक्ड हो रही है, बहुत इंक्रीजिंगली। रोज़ जो है ना दिन जैसे निकलते हैं, दुनिया और इंटरलिंक जो है होती जा रही है। इंटरलिंक होने का मतलब होता है आपस में बुना जाना। जैसे दो कंट्रीज हैं आपस में कनेक्टेड हो गई हैं, है ना। पहली दूसरी पे डिपेंड करती है किसी चीज़ के लिए, दूसरी पहली पे करती है, तो यही कहलाती है इंटरलिंकिंग। अब इसके लिए अच्छे वर्ड्स हैं अपने पास। नेटेड, नेट से जो चीज़ बनती है वो नेटेड होती है, जालीदार। और इंटरट्वाइंड, ये भी जालीदार का एक जो है ना सिनोनिम है, इंटरट्वाइंड। चलिए मैं आपको एक समरी दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है, आपको पता लगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा मैं। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स,
करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं एक पीडीएफ शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस पीडीएफ में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी पीडीएफ को जो डेली वाली है ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्विजेस के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज इसमें इंक्लूडेड है, बैंकिंग के डीआई और पजल्स के हाई लेवल सेट्स। ये पीओ और क्लरिकल दोनों के लिए मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 के कोर्स है, YET10 आप कूपन कोड लगाएं और गोल्ड कॉइंस को यूज करें, 401 रुपीज में मिलेगा। अगर करंट अफेयर्स आपकी कमजोरी है तो अफेयर्स क्लाउड के जरिए 1 महीने में आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पहले सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लो आज के आर्टिकल में जो आने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को मैं रोज करवा रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपका रेगुलरिटी बना रहे वोकैब का। शुरू नहीं किया है तो आज से शुरू कर दो। 60 के करीब वर्ड्स हम सीख चुके हैं डिटेल के अंदर, है ना। तो आज के वो 4-5 वर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला वर्ड है बोनमी, दूसरा है पैल्पेबल, तीसरा है टोटलिटेरियनिज्म और चौथा है एनाक्रोनिस्टिक। शायद इनमें से 1-2 वर्ड्स आप जानते भी होंगे ऑलरेडी। चलो देख लेते हैं। बोनमी एक नाउन है, इसका मतलब होता है हिंदी में खुश मिजाजी। आपस की जो फ्रेंडलीनेस होती है वो कहलाती है बोनमी। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल वर्ड है ये। आफ्टर एन आर्गूमेंट द एटमोसफियर ऑफ बोनमी वॉज सडनली गॉन। आर्गूमेंट के बाद में जो माहौल था खुश मिजाजी का, अचानक से वो गायब हो गया। तो पहले सब प्यार से बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे गुस्सा हुआ, लड़ाई हुई, आर्गूमेंट हुआ, खुश मिजाजी जो प्यार है वहाँ से चला गया। समझ गए ना। तो बोनमी के सिनोनिम क्या होंगे भाई खुश मिजाजी के? एमिएबिलिटी, फ्रेंडलीनेस और जीनियरिटी। तीनों के तीनों खुश मिजाजी को, दोस्ती के वातावरण को बताते हैं। अगला वर्ड है पैल्पेबल। ये वर्ड आप बहुत देखोगे, बहुत ही कॉमन वर्ड है, एडजेक्टिव है ये बना है पैल्प नाम के वर्ड से। पैल्प एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छू करके फील करना। जैसे डॉक्टर कभी कभी आपके हार्ट पे, आपके पेट पे, आपके गर्दन पे छू करके फील करता है ना, अंदर कोई जो है परेशानी तो नहीं है, वहीं से पैल्प नाम का वर्ड बना है ना। पैल्पेबल हर वो चीज़ है जिसको आप महसूस कर सकें, है ना। छूने की ज़रूरत नहीं है, अब अगर आप महसूस कर सकें तो वो पैल्पेबल कहलाएगी। आप इसको नोटिसेबल बोल दें या अपरेंट बोल दें। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। आफ्टर एन आर्गूमेंट द टेंशंस इन द रूम वर पैल्पेबल। इसी सेंटेंस से मैंने दूसरा वाला बना दिया ना, ऊपर वाले सेंटेंस से ही। आर्गूमेंट के बाद में जो तनाव था रूम में वो बहुत ही पैल्पेबल था, महसूस किया जा सकता था। तो हर वो चीज़ पैल्पेबल है जो आपकी नज़र से बिना नोटिस हुए ना निकले, है ना, आप महसूस कर ही लो उसको। तो पैल्पेबल के सिनोनिम होंगे डिसर्निबल जो महसूस किया जा सके, एविडेंट जो सबके सामने जाहिर हो, परसेप्टिबल जो कि महसूस किया जा सके। नाउन फॉर्म इसकी होती है पैल्पेबिलिटी, है ना, महसूस करने की ताकत, पैल्पेबिलिटी। अगला वर्ड है अपना टोटलिटेरिज्म। ये वर्ड आपने बहुत सुना है, इसका मतलब होता है तानाशाही, है ना। डिक्टेटरशिप को बोलते हैं टोटलिटेरिज्म। ये बहुत अच्छा वर्ड है ये टोटलिटेरिज्म, है ना। फ्रीडम एंड बैटल्स अगेंस्ट स्लेवरी एंड टोटलिज्म डोमिनेट द 20th सेंचुरी। आज़ादी और लड़ाई किसके खिलाफ भाई? स्लेवरी के खिलाफ और तानाशाही के खिलाफ। कह रहे ये आज़ादी और ये जो लड़ाई है ना, यही 20th सेंचुरी को डोमिनेट करती हैं। 20वीं सदी के अंदर सिर्फ सबसे बड़ा अगर काम किसी से पूछा जाएगा आज से 1000 सालों के बाद, तो लोग यही बोलेंगे 20वीं सदी में लोगों ने तानाशाहों को भगाया था और स्लेवरी को ख़त्म किया था ना, दास प्रथा को। यही सबसे बड़ा काम हुआ था। अथॉरिटेरिज्म बोल दो, डिस्पोटिज्म बोल दो, एब्सोल्यूटिज्म बोल दो, तीनों के तीनों तानाशाही को बताते हैं। लास्ट वर्ड है अपना आज का। देखो मैं चुनिंदा वर्ड्स ही ला रहा हूँ, है ना, सिंपल वर्ड्स नहीं ला रहा हूँ कोई भी, तो ध्यान देना इन पे, याद करने हैं आपको। लास्ट वर्ड है एनाक्रोनिस्टिक। ये वर्ड बना है क्रोनो रूट से। क्रोनो का मतलब होता है टाइम। हर वो चीज़ एनाक्रोनिस्टिक है जो अपने टाइम से अलग जगह पे है। मान लो 1990 का फैशन 2021 में आप करने लग जाओ, आप वैसे तो फैशनेबल आदमी हो, लेकिन आपका फैशन जो है ना एनाक्रोनिस्टिक है, वो बिल्कुल मिसप्लेस्ड है, टाइम के हिसाब से आउटडेटेड है ना। तो सिनोनिम इसका ये होगा आउटडेटेड। अब मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। कंजर्वेटिव कस्टम्स आर एनाक्रोनिस्टिक इन अ मॉडर्न सोसाइटी। दकियानुसी जो प्रथाएं हैं वो बिल्कुल एनाक्रोनिस्टिक है, आउटडेटेड है एक मॉडर्न सोसाइटी में। जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर औरतों को ड्राइव नहीं करने दिया जाता था 2019 तक, है ना, औरतें गाड़ी नहीं चला सकती। तो ये एक एनाक्रोनिस्टिक कस्टम था। 1980 में ठीक था ये कस्टम, मान भी लेते हैं एक बार के लिए, लेकिन 2021 में जब सबके पास गाड़ी है तो क्यों ऐसे कस्टम हमें रखने हैं। तो एनाक्रोनिस्टिक कस्टम सोसाइटी में नहीं चलते।
ऑब्सोलीट बोल सकते हो, और इसकी नाउन फॉर्म होती है एनाक्रोनिज्म, है ना, किसी चीज़ की वक्त से बाहर होने की क्वालिटी को बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। तो ये 4 वर्ड्स हैं जो आप आज आर्टिकल में देखने वाले हो। आगे आपको मैंने पहले ही जो है डिटेल में इनको समझा दिया है। चलिए समरी मैं आपको दे देता हूँ। समरी ये है कि आर्टिकल हमारा ये कह रहा है कि G7 की जो समिट अभी हुई है, पहले तो बताएगा उस समिट में क्या क्या हुआ, क्या क्या स्टेटमेंट्स दी गई, क्या क्या फैसले हुए। फिर ये आर्टिकल बताएगा उस G7 में जिसमें आज चाइना, इंडिया और रशिया नहीं है, ये G7 अपने आप को ज़्यादा सीरियसली ना ले, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज इससे बाहर हैं इस G7 से। और जब ये बना था तब ये अमीर देशों का ग्रुप हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में सभी के सभी अमीर देश इसमें नहीं आते हैं, इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़। तो एक सलाह दे रहा है G7 को कि आप वर्ल्ड व्यू को लो, जो भी आप सोचो पूरी दुनिया के लिए सोचो, अपने 7 देशों के लिए ना सोचो। दुनिया में और भी बड़े बड़े देश हैं जो आपका हिस्सा नहीं है आपके ग्रुप का। समझ गए ना। 2 तरह की टोन्स हैं, पहली है रिपोर्टिंग, सब कुछ रिपोर्ट करेगा। दूसरी है रैशनल, मतलब लॉजिकल, लॉजिक से बताएगा आपको G7 को क्यों अपने आप को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। शुरू कर दें आर्टिकल को। कह रहा है द G7 समिट एट कार्बिस बे सेंड आउट 2 वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस। कह रहा है G7 की समिट जो है, जो कार्बिस बे नाम की जगह पे हुई है, इस समिट ने सेंड आउट किया, इस समिट ने सिग्नल छोड़े 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस के, बहुत ही मजबूत संदेशों के। समिट आपका सब्जेक्ट है, शिखर वार्ता को बोलते हैं। सेंड आउट आपकी वर्ब है। सेंड आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है ट्रांसमिट करना, सिग्नल छोड़ना। जैसे टावर से सिग्नल निकलता है ना, तो टावर जो है सिग्नल को सेंड आउट करता है। ट्रांसमिट या एमिशन को बोलते हैं सेंड आउट करना, ठीक है ना। ये कार्बिस बे एक जगह का नाम है, रिसोर्ट एक्चुअल में। मैं आपको दिखा देता हूँ, नेट पे मैंने सर्च किया और बहुत ही खूबसूरत मुझे दिखने में लगा, तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। इस टाइप का रिसोर्ट है, रुको एक सेकेंड, देखो। तो यहाँ पे G7 की समिट हुई थी, है ना, इस तरह का रिसोर्ट है। और आपको उसकी पिक्चर्स दिखाता हूँ, 1-2 मेरे को देखने में अच्छी लगी। ये सभी वर्ल्ड लीडर्स हैं, इस रिसोर्ट के बाहर खड़े होकर के अपनी पिक्चर जो है क्लिक करवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अब मैसेज बता देगा कौन से हैं स्ट्रॉन्ग मैसेजेस। कह रहा है द फर्स्ट वॉज ड्रिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स न्यू प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड हिज वाव दैट अमेरिका इज बैक टू टेक द लीड ऑन ग्लोबल चैलेंजेस। तो कह रहा है पहला जो मैसेज था, पहला जो संदेश था, वो ड्रिवन था, उसको ड्राइव किया गया था, लाया गया था, पुश किया गया था अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडन के द्वारा, जोसेफ बाइडन के द्वारा। और इसके संकल्प के द्वारा, इस कसम के द्वारा, दैट वो ये कि अमेरिका फिर से आ गया है, अमेरिका इज़ बैक। और कहाँ आ गया भाई अमेरिका? टेक करने के लिए, लेने के लिए लीड को, नेतृत्व को, और किस पे? वैश्विक चुनौतियों पे, ग्लोबल चैलेंजेस पे। तो पहला तो पैगाम यही मिला इससे। इसने ये बोला जो बाइडन ने, भाई अमेरिका बैक हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप चला गया, अब अमेरिका फिर से वर्ल्ड लीडर की भूमिका को निभाने वाला है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, द फर्स्ट, ये मैसेज के लिए आया है, ये सब्जेक्ट है आपका। वॉज ड्रिवन इसकी वर्ब है पैसिव वॉइस में। अमेरिका इज बैक, अमेरिका सब्जेक्ट, इज उसकी वर्ब। वाव का मतलब होता है कसम या कोई प्लेज, कोई ओथ, कोई शपथ, है ना। शपथ या कसम को बोलते हैं वाव। तो रिजॉल्व बोल दो, रिजोल्यूशन बोल दो, ओथ बोल दो, प्लेज बोल दो, सबके सब प्रॉमिस बोल दो, वाव के सिनोनिम है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा द G7 कमिटमेंट टू डोनेट 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन्स टू पुअर कंट्रीज and to invest $12 trillion in their combined pandemic recovery plan depends on US commitments for a large part। इस सेंटेंस में एक इनफैक्ट 2 एरर्स हैं। पहले मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, फिर आप मुझे एरर्स बताओगे, ठीक है। कह रहा है तो G7 कमिटमेंट है, और कमिटमेंट का आएगा भाई डोनेट करने का, दान में देने का, चंदे में 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन्स को, 100 करोड़ वैक्सीन्स को। और किन को भाई? गरीब देशों को, पुअर कंट्रीज़ को। और जो दूसरा कमिटमेंट है इन्वेस्ट करने का, निवेश करने का, $12 ट्रिलियन को इनकी कंबाइंड पैंडेमिक रिकवरी प्लान में, सब गरीब देशों के मिले जुले रिकवरी प्लान में। कह रहा है ये जो कमिटमेंट है ना, ये जो वादा है, ये डिपेंड करता है अमेरिका के कमिटमेंट पे। और कैसे? फॉर अ लार्जर पार्ट, मोटे तौर पे। लार्ज पार्ट मतलब इस कमिटमेंट का सबसे मोटा पार्ट जो है, अगर अमेरिका निभाएगा तब ये कमिटमेंट पूरा होगा, है ना। अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए। कमिटमेंट की वो है डिपेंड्स। अब इसमें देखने वाली चीज़ों पे आ जाओ, बहुत कुछ है। डिपेंड के बाद में ऑन या अपॉन आता है, रिलाई के बाद में ऑन या अपॉन आता है, और इनका एक सिनोनिम है हिंज, ऑन या अपॉन आता है। हिंज ऐड करके क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, है ना। हिंज ऐड नहीं, हिंज ऑन या अपॉन ही लगाएं। डिपेंड और रिलाई और जो हिंज, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब आ जाओ दूसरी चीज़, इसमें कौन सी एरर है इस सेंटेंस में।
देखो एरर इसमें बहुत खूबसूरत है और आगे जाकर के ये एरर को ये दूसरी बार रिपीट नहीं करेगा, है ना, सही कर देगा, लेकिन यहाँ पे इसने कर दी। एरर है कमिटमेंट के बाद में टू लग जाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने की। कमिटमेंट टू, कमिटेड टू, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे हमारे पास फ्रेज हैं। ये सारे फ्रेजेस अपने बाद में हमेशा लेते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म या किसी नाउन को। नाउन आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसमें कमिटमेंट टू और कमिटेड टू ये भी दोनों है, कमिटमेंट भी लिख लेना इसमें ना। इनके बाद में हमेशा जीरंड को लगाओ या फिर नाउन को लगाओ। तो यहाँ पे नाउन तो है नहीं और वर्ब की लिखी हुई है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। कमिटमेंट, कमिटमेंट टू डोनेटिंग एंड कमिटमेंट टू इन्वेस्टिंग, दोनों जगह पे ही चेंज करना पड़ेगा। आगे बढ़े। कह रहा था स्पेशल कम्युनिके ऑन सोशल ओपन सोसाइटीज़ फॉर द G7 आउटरीच and the invitation to fellow democracies India, Australia, South Korea and South Africa are also an extension of his stated commitment to convening a democracy summit this year। कह रहे जो स्पेशल कम्युनिके है, कम्युनिके होता है भाई, ये एक जॉइंट स्टेटमेंट होती है जो किसी सभा के बाद में सभी जो है ना सभा में मेंबर्स होते हैं मिल करके देते हैं। तो कह रहे हैं खास जो स्टेटमेंट जो है और किसके ऊपर, ओपन सोसाइटी पे, खुले समाजों पे, और किसके लिए, G7 आउटरीच के लिए, G7 के मेंबर्स की अप्रोच के लिए। कह रहे हैं एक तो पहली ये चीज़ है ना, ये वाली खास स्टेटमेंट इस टाइप की, और दूसरा जो इन्विटेशन है, जो न्योता है आसपास की फेलो कंट्रीज़ को, जैसे कि डेमोक्रेसीज हैं इंडिया, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। कह रहा है ये कम्युनिके और ये इनविटेशन, ये दोनों जो हैं एक एक्सटेंशन है, एक बढ़ा हुआ रूप है उसके स्टेटेड कमिटमेंट का, उसके बताए हुए वादे का, जो है कन्वीन करने का, जो कि एक हेल्ड करने का, एक डेमोक्रेसी समिट को, एक गणतंत्र की जो है शिखर वार्ता को दिस ईयर, इसी साल। तो पहले तो जो बाइडन ने बता दिया मैं अमेरिका बैक हो गया, अब अमेरिका जो है लीड लेगा दुनिया की। फिर इसने अमेरिका ने, जो बाइडन ने यही बताया कि मैं सारी डेमोक्रेसीज को इनवाइट करता हूँ इस साल मिलकर के डेमोक्रेसी पे एक समिट हम करने वाले हैं। तो कम्युनिके और इनविटेशन इसके इसी स्टेटेड कमिटमेंट का एक जो है ना पार्ट है, एक्सटेंशन है। समझ गए। स्टेटमेंट, इनविटेशन और कम्युनिके की वर्ब है आर। स्टेटेड मतलब जो बताया गया है, जिसको स्टेट किया गया। आउटरीच का मतलब होता है अप्रोच करना। आप आउट निकल के रीच करते हो, बाहर निकल के किसी को अप्रोच करते हो, है ना, ऐसे इसको याद रखें। अब देखो आउटरीच से एक जैसा मिलता जुलता वर्ड है ओवर रीच, ये हम ऑलरेडी अपने वोकैब वाली शीट में कर चुके हैं, याद होना चाहिए आपको वर्ड। ओवर रीच का मतलब होता है चालाकी, आपकी किसी को चकमा देने की क्वालिटी, ओवर रीच। या फिर ओवर रीच का मतलब होता है कोई बड़ा टारगेट रख करके फेल हो जाना, आपकी नाकामयाबी बड़े टारगेट के कारण। समझ गए ना, दोनों अलग वर्ड्स हैं, इनको कन्फ्यूज़ मत करना। ओवर रीच हम कर चुके हैं अपनी वोकैब शीट में, वहाँ से देख लेना जाके डिटेल में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको कह रहा था इसने गलती की है, पहले तो यहाँ पे की कमिटेड टू के बाद में डोनेट लिख दिया है ना, या इन्वेस्ट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट टू के बाद में कन्वीन लिख करके अपनी गलती को इसने सही भी किया। चलो आगे बढ़े। कह रहा है इवन द स्लोगन फॉर द G7 बिल्ड बैक बेटर वॉज अ व्हाइट हाउस टर्म टू डिक्लेयर अमेरिकाज इकॉनमी एंड जॉब रिकवरी प्लान। कह रहे यहाँ तक की जो नारा था, स्लोगन था G7 का, जो था बिल्ड बैक बेटर, ट्रिपल बी, है ना। कह रहे ये भी एक व्हाइट हाउस की टर्म था, अमेरिका के राष्ट्रपति की दी हुई एक टर्म था, जो डिक्लेयर करने का था कि अमेरिका की इकॉनमी को और जॉब रिकवरी प्लान को। तो इस बार का ये मोटो था ना, बिल्ड बैक बेटर, ये जो है ना जो बाइडन ने दिया है और बताया कि हम अमेरिका को फिर से जॉब्स दिलाएंगे, इकॉनमी को फिर से पटरी पे लाएंगे, है ना। चलो स्लोगन की वर्ब है वॉज। कह रहा द सेकंड मैसेज, अब देखो पहला मैसेज हो गया जो बाइडन वाला, अब दूसरे पे आ जाओ। कह रहा द सेकंड मैसेज वॉज द कंसेंसस अमंगस्ट द 7 मेंबर कंट्रीज ऑन काउंटरिंग चाइना। कह रहा दूसरा मैसेज जो था ना, वो था वो कंसेंसस, वो आपस की सहमति, और किसके बीच, 7 मेंबर कंट्रीज के बीच में, चाइना को काउंटर करने पे, चाइना का जवाबी हमला देने पे। समझ गए ना। तो 7 कंट्रीज ने इस चीज़ को बताया, कंसेंसस को, 7 की आम सहमति यही थी कि चाइना को जवाबी हमला देना है, चाइना को आगे बढ़ने नहीं देना है। मैसेज की वर्ब है वॉज। कंसेंसस का मतलब होता है यूनानिमिटी। देखो यूनो मतलब एक, एनिमस मतलब माइंड, यूनानिमिटी मतलब सबका एक ही दिमाग हो, सबकी आम सहमति हो, आम राय हो, है ना, बराबर। इसको म्यूचुअल एग्रीमेंट भी बोलते हैं, सबकी हामी को बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट, सिनोनिम है एक दूसरे के। अमंग और अमंगस्ट में कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं, और खास करके एसएससी बैंक के एग्जाम देते हो तो इस चक्कर में कभी पढ़ना ही मत, है ना। अमंग अमंगस्ट एक ही बात है, दोनों को आप जैसे यूज़ करना चाहो वैसे कर सकते हो, इस पर कभी एरर्स भी आपको जनरली देखने को नहीं मिलेंगी। कह रहा द फाइनल G7 कम्युनिके होल्ड्स नो लेस देन 4 डायरेक्ट
references to China, each negative, including criticizing Beijing for its rights accord in Xinjiang and democratic freedoms in Hong Kong, its non-market policy and practices, concerns over its actions in China Seas, and a demand for a transparent investigation into the origins of COVID-19 वायरस। अब ये बताएगा कि चाइना को सातों कंट्रीज़ ने मिल करके कैसे घेरा। कह रहा है जो फाइनल G7 कम्युनिके था, जो फाइनल स्टेटमेंट थी G7 की, वो रखती थी अपने अंदर, होल्ड करती थी 4 से कम नहीं, बिल्कुल भी, नो लेस देन 4, मतलब 4 तो रखती थी, है ना, सीधे सीधे। उसके अलावा और भी हो सकते हैं इनडायरेक्ट। तो कह रहे 4 तो कम से कम सीधे सीधे डायरेक्ट रेफरेंसेस को रखती थी, इशारों को रखती थी चाइना की तरफ, और जिनमें से हर एक ही नेगेटिव था, ईच वॉज नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें शामिल क्या क्या थे, चारों वो बताएगा। पहला था भाई क्रिटिसाइज करना बीजिंग को इसके राइट्स रिकॉर्ड के लिए, इसके ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के लिए, ऐसा समझो, शिंगशियांग रीजन में उइगर मुस्लिम्स को लेकर के। दूसरा जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स है हांगकांग के अंदर इसने तबाह कर रखा है, तानाशाही फैला रखी है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को छीन रखा है। अच्छा, इसकी नॉन मार्केट पॉलिसीज़ जो हैं और प्रैक्टिसेस भी हैं जो हांगकांग के अंदर है ना, जो यहाँ पे मार्केट के बाहर की जो पॉलिसीज़ हैं, अब ये डिटेल में अपने जाएंगे नहीं कौन सी पॉलिसीज़ हैं, बस कुछ होंगी जिनको इन्होंने रेफरेंस दिया है। और फिर अगला है कंसर्न्स, वो चिंताएं हैं जो हैं इसके एक्शंस के ऊपर साउथ चाइना सी के अंदर। चाइना सी के अंदर अपनी दादागिरी भी करता है, कहता है मेरा है पूरा का पूरा। और लास्ट है एक डिमांड जो एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की है, एकदम खुली इन्वेस्टिगेशन की है, और किसके अंदर, ओरिजिन्स के अंदर, कोविड-19 वायरस के। वायरस कहाँ से शुरू हुआ था, इस चीज़ के अंदर, समझ गए ना। तो इस कम्युनिके में कम से कम 4 नेगेटिव रेफरेंस थे, सबके सब नेगेटिव ही थे, जो सबके सब इस तरह के थे। शिनजियांग में क्या करता है, हांगकांग में क्या करता है, चाइना सी में क्या करता है, और कोविड-19 में क्या करके आया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। चलो अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। कम्युनिके की वर्ब है होल्ड्स, इन्वेस्टिगेशन के बाद में इनटू क्यों लगाई, ये आप मुझे बताओ, पता होना चाहिए आपको। इन्वेस्टिगेट कब अपने बाद इनटू लेता है और कब नहीं लेता है ना। प्रैक्टिस जितनी बार करोगे तभी आपको नेचुरली आएगा कब आपको प्रेपोजिशन यूज़ करनी है और कब नहीं करनी है। नोट्स खोलो और मुझे बताओ क्यों लगाया गया। अब एक ग्रामर रूल कर लेते हैं, लेस और लेसर के बीच का डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इस पे एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, है ना। सिंपल से कॉन्सेप्ट है। लेस का मतलब है क्वांटिटी में छोटा, लेसर का मतलब है साइज में या वैल्यू में छोटा, है ना। लेस का उल्टा होता है मोर और लेसर का उल्टा होता है ग्रेटर, है ना। जो महान हो वो ग्रेटर और जो कम महान हो वो लेसर, ऐसा समझ लो। अब यूज़ करेंगे लेस या लेसर देन 4 वीक्स आर लेफ्ट फॉर एग्जामिनेशन। 4 हफ्ते से भी कम बाकी हैं एग्ज़ाम में। देखो क्वांटिटी की बात हो रही है, हफ्तों की बात हो रही है, क्वांटिटी स्मॉल है तो आपको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए क्वांटिटी के लिए लेस देन 4 वीक्स आर लेफ्ट फॉर एग्जामिनेशन। महानता की बात नहीं हो रही है, वीक महान नहीं होते, वीक कम हो सकते हैं 4 से, महान नहीं होंगे, है ना। चलो, द कोर्ट ट्रांसफर टू द केस टू अ लेस या लेसर ट्रिब्यूनल। कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दिया केस एक लेस या लेस ट्रिब्यूनल की तरफ। अब उस कोर्ट ट्रिब्यूनल की बात हो रही है जिसका कद छोटा है, जिसकी महानता कम है, जिसका वैल्यू कम है। तो कोर्ट ने छोटे कोर्ट को दिया है ना, ट्रिब्यूनल मतलब एक कोर्ट। तो यहाँ पे लेसर ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। अ लेसर ट्रिब्यूनल मतलब अ ट्रिब्यूनल स्मॉलर इन साइज और वैल्यू, समझ गए ना। तो लेस ट्रिब्यूनल नहीं, लेसर ट्रिब्यूनल। अब इस सेंटेंस को देखो, द कॉन्विक्ट प्लेडेड द जज फॉर लेस या लेसर पनिशमेंट। कॉन्विक्ट ने प्लेड किया, गिड़गिड़ाया जज के सामने लेस या लेसर पनिशमेंट के लिए। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे लेस भी ठीक है और लेसर भी ठीक है। देखो लेस पनिशमेंट का मतलब पता है क्या है, उसको 15 साल की पनिशमेंट मिली, इसने बोला साहब थोड़ा सा रहम करो, मेरे को 10 साल की दे दो, 5 साल कम कर दो, मतलब क्वांटिटी को कम करवाएगा लेस पनिशमेंट के तौर पे। और जब अगर वो लेसर पनिशमेंट की बात कर रहा हो, मान लो जज ने उसको बोला हो तुम्हें उम्र कैद दी जाती है या तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाती है, तो वो बोला साहब थोड़ी सी कम ग्रेटर दे दो मेरे को, इतनी बड़ी मत दो, फांसी की सज़ा मत दो, मुझे उम्र कैद दे दो, है ना, जीने दो मुझे, मारो मत। तो लेसर का मतलब है जिसकी वैल्यू कम हो, फांसी की सज़ा से उम्र कैद मिल जाए, है ना, लेसर। और लेस का मतलब है जिसकी अमाउंट कम हो, 15 साल की सज़ा से 10 साल की सज़ा मिल जाए। दोनों ही ठीक हैं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ मैं, दोनों का अपना अपना मीनिंग है, समझ गए। चलो, इन्वेस्टिगेशन के बाद इनटू इसलिए आया भाई, इन्वेस्टिगेशन एक नाउन है, अगर ये वर्ब होती इन्वेस्टिगेट तो इसके बाद में इनटू नहीं आता। वो सारे नाउन्स मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसी तरीके से आपको करते हैं कंफ्यूज। कहाँ रखे हुए भाई, एक सेकंड रुक जाओ। ये क्या मैंने सारे बना के रखे हुए, बार बार लिखना ना पड़े मुझे।
ये सारे इधर वाले नाउन्स वर्ब्स हैं, इनके बाद में प्रेपोजिशन नहीं आती, और इसके बाद इनकी नाउन फॉर्म है जिसके बाद प्रेपोजिशन फिक्स है। तो अटैक के बाद नहीं आएगी, लेकिन अटैक नाउन के बाद में ऑन आता है। समझ गए ना, बार बार देखो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर आपको अपने पास रखना हो तो। कह रहे दो द bonhomie among the G7 leaders was palpable, the differences and contradiction in the grouping remain a challenge। कह रहा है हालांकि जो bonhomie है, जो खुश मिजाजी है ना, जो दोस्ताना है सातों देशों के लीडर्स के बीच में, वो बड़ा पैल्पेबल था, बहुत ज़्यादा नोटिसेबल था, सब लोगों की नज़र में आ रहा था। कह रहा फिर भी जो डिफरेंसेस और कॉन्ट्रडिक्शंस थे, जो आपस के डिसएग्रीमेंट और जो आपस की डिस्प्यूट थे इस ग्रुपिंग के अंदर, वो कह रहा है वो बने हुए थे, अभी बने हुए एक चैलेंज, अपने आप में चुनौती है ना। तो सबको दिख रहा था कि सातों जो लीडर्स हैं एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती होने के बावजूद भी उनकी बातों में थोड़ा फर्क था, थोड़ा डिसएग्रीमेंट कहीं कहीं पे था, वो वही चैलेंज का काम कर रहा था। bonhomie की वर्ब है was। आज मैंने उल्टे सिलते क्यों कर दिए यार, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये पिंक में इसकी वर्ब है। कॉन्ट्राडिक्शन की वर्ब है remain। पैल्पेबल आपने देख लिया, जो महसूस किया जा सके, नोटिसेबल हो, डिसर्निबल हो, है ना, परसेप्टिबल हो, एपरेंट हो, एविडेंट हो। चलो कह रहा है इवन 2 decades ago। किसी का सवाल होगा सर ग्रुपिंग क्यों बोलते हैं इसको, ग्रुप क्यों नहीं बोल दे रहे, ग्रुपिंग क्यों बोल रहे हो। ग्रुपिंग का मतलब होता है जब ग्रुप के अलग अलग मेंबर्स की बात हो रही हो। यहाँ पे ग्रुप की बात नहीं हो रही, ग्रुप बनाने के काम की बात हो रही है। सबको चैलेंज लगा ग्रुप बनाने के काम में, है ना, ये सातों लोग कैसे ग्रुप बनाएंगे, इस चीज़ में ज़्यादा बड़ा चैलेंज लगा। ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, ग्रुप भी लिख सकते थे, ग्रुपिंग जीरेंट लिख करके हमने एक एक्शन को बताया है। कह रहा है इवन 2 decades ago questions were raised about whether the grouping earlier the G8 could claim its mantle as the world's richest countries when emerging economies China and India are not included। कह रहे यहाँ तक कि 2 दशक पहले 90 के दशक में सवालों को रेज किया गया था, सवालों को उठाया गया था अबाउट किस बारे में, वेदर हाँ के ना, ये जो ग्रुपिंग है, ये जो ग्रुप है जिसका नाम पहले होता था G8, कह रहा है ये क्लेम कर सकती है अपने मेंटल को, अपनी अथॉरिटी को, और किस तरह से दावा करेगी अपनी अथॉरिटी का दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज़ के तौर पे, जब उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, इमर्जिंग इकॉनमीज, चाइना और इंडिया इंक्लूडेड है ही नहीं इस ग्रुप में। तो कह रहे 20 साल पहले ये सवाल उठ गए थे कि चाइना और इंडिया जो इमर्जिंग इकॉनमीज हैं वो तो इस ग्रुप का पार्ट है नहीं, तो क्या ये ग्रुप हमेशा दुनिया की रिचेस्ट कंट्री का जो खिताब है, जो मेंटल है, उसको क्लेम करके रख पाएगा या शायद ना रख पाए, है ना। 20 साल पहले सवाल उठ गए थे, समझ गए। क्वेश्चंस वर रेज्ड इसकी वर्ब है, ग्रुपिंग की वर्ब है कुड क्लेम, इकॉनमीज की वर्ब है आर नॉट इंक्लूडेड। इंडिया और चाइना के लिए आया है इमर्जिंग इकॉनमीज। इमर्जिंग का मतलब है उभरती हुई। मेंटल का मतलब क्या होता है, अब आपको इस तरीके से याद करवाता हूँ, कोई भूलोगे नहीं इसको। देखो ये होता है मेंटल। अगर आप जो है ये देख रहे हो इस तरह का, ये जो क्लोक होता है ना, ये जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, इंग्लिश में क्लोक बोलते हैं। ये जब आप ग्रेजुएशन करते हो तब भी आपको पहनाया जाता है। इसका ये जो क्लोक वही आदमी पहनता है जिसके पास कोई अथॉरिटी होती है ना, जिसके पास कुछ पावर हो। जैसे कॉलेज के अंदर प्रोफेसर होगा या सबसे बड़ा जो हेडमास्टर होगा, है ना, वहाँ पे पहनेगा अंग्रेजों के स्कूलों में। तो मेंटल पहनने का मतलब है आपके पास अथॉरिटी है, और अगर आप क्लेम द मेंटल कर रहे हो तो आप अपने अथॉरिटी को क्लेम कर रहे हो, अपने ताकत को जो है उसका दावा ठोक रहे हो, है ना। मेंटल को आप समझें आपकी अथॉरिटी, आपकी ताकत। चलिए आगे बढ़े। एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, वैसे तो बहुत ही सीधा सा सवाल है। रेज्ड वर्ब हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती है, आपने सुना होगा, रेज वर्ब हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती है। यहाँ पे रेज वर्ब का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिया हुआ, रेज के बाद में सीधे सीधे प्रेपोजिशन क्यों आई हुई है। ये बहुत टेक्निकल सवाल भी है और बहुत इजी भी है, एक लाइन में इसका जवाब दिया जा सकता है। जो लोग जानते हो जरूर से कमेंट्स में डालना, है ना, क्यों यहाँ पे रेज वर्ब ने आज ऑब्जेक्ट नहीं लिया। चलो आगे बढ़े। कह रहा ऑन इकोनॉमिक इश्यूज द EU इज अ मोर रिप्रेजेंटेटिव यूनिट देन द यूरोपियन यूनियन G7 मेंबर कंट्रीज। कह रहा अगर आर्थिक इश्यू की बात हो, मुद्दों की बात हो आर्थिक, तो जो यूरोपियन यूनियन है वो और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है, ज़्यादा प्रतिनिधि करने वाली यूनिट है, बजाय इंडिविजुअल यूरोपियन G7 मेंबर कंट्रीज़ के। 3 या 4 यूरोप की कंट्रियाँ अगर G7 में हैं तो पूरा यूरोपियन यूनियन नहीं आया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है ना वो बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है इकोनॉमिक इश्यूज़ के तौर पर, आर्थिक मुद्दों पर, है ना। इस पूरे को लेना चाहिए, समझ गए। चलो सेंटेंस सिंपल है, EU की वर्ब इज। अब बता देता हूँ यहाँ पे क्यों नहीं आया भाई, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, जब एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है उसी को तो पैसिव में सब्जेक्ट बनाया जाता है।
अब जब ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन गया तो पैसिव वॉइस में कभी ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, यहाँ पैसिव वॉइस है, कहाँ से आएगा रेज का ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइनली द प्रीमाइस ऑफ ए ग्रुप लाइक G7 दैट ऑफ एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ हैव्स and the best versus the rest seems anachronistic in a world that is much more interlinked now than in 1975 when the grouping first came about। कह रहा आखिरकार जो आधार है प्रीमाइस है किसका? एक ग्रुप लाइक G7 का। कह रहा और प्रीमाइस कौन सा? वो वाला जो है एक एक्सक्लूसिव क्लब का, अपने आप में एक रॉयल ग्रुप का। और क्लब किनका? हैव्स का। हैव्स का मतलब होता है अमीर लोगों का। और या फिर द बेस्ट वर्सेस रेस्ट का, सबसे बेहतरीन और बाकी सबको अलग कर दो, है ना, सबसे बेहतरीन G7 है। कह रहा फाइनली जो ये प्रीमाइस है ना, ये आधार है कि G7 दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्रीज़ हैं या एक एक्सक्लूसिव क्लब है हैव्स का, सबसे अमीर देशों का। कह रहा ये एनोक्रोनिस्टिक दिखाई देता है, ये अपने वक्त से बाहर दिखाई देता है, बिल्कुल हमें ऑब्सोलीट दिखाई देता है ऐसी एक दुनिया में जो कि बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, आज अपन एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है, बजाय 1975 के जब ये ग्रुपिंग सबसे पहले केम अबाउट हुई, जब ये ग्रुप सबसे पहले बना। तो 1975 में आप बोल सकते हो कि अमेरिका इंग्लैंड आ गए, कनाडा आ गया, है ना, तो ये बहुत पावरफुल कंट्री हो गई G7। लेकिन अब 1975 नहीं है, अब जो है 2021 चल रहा है, इनसे पावरफुल कंट्रीज़ भी हैं। समझ गए ना। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, प्रीमाइस की वर्ब है सीम्स, हैव्स है ना, हैव्स ये सब्जेक्ट नहीं है किसी का। हैव्स मैं आपको बता देता हूँ, देखो दो वर्ड्स हैं अपने पास, हैव्स और हैव्स नॉट। हैव्स का मतलब है रिच लोग, हैव नॉट का मतलब है पुअर लोग। हैव का मतलब होता है रखना, है ना, जो लोग कुछ पैसा वैसा रखते हैं, धन दौलत रखते हैं, उनको बोलते हैं हैव्स, है ना। तो हैव्स नॉट कौन होगी? पुअर। प्रीमाइस की वर्ब होगी सीम्स, दैट की वर्ब है इज मच मोर इंटरलिंक्ड, ग्रुपिंग की वर्ब है केम अबाउट। केम अबाउट का मतलब होता है किसी घटना का अकर होना, जब ये ग्रुपिंग सबसे पहले बनी, है ना, टुक प्लेस की, अगर की, हैपन हुई, उसी को बोलते हैं केम अबाउट करना। एनएक्रोनिस्टिक आप देख चुके हो, आउटडेटेड हो, एब्सोल्यूट हो, अपने आप से जो अब टाइम से बाहर हो। चलो आगे बढ़े। अब मेरा आपसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पीछे एस लगने पे उनका प्लूरल बन जाता है और उनका मीनिंग भी बदल जाता है ना। एस लगाया तो उनका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स हैं, इस साइड में आप देखो, और भी एक दो मुझे अभी 6-7 ही याद आए, है ना। प्रीमाइस, आयरन, वाटर, स्पेक्टिकल, ब्लाइंड, वुड और मैनर। प्रीमाइस का मतलब होता है आधार, लेकिन जैसे ही आप प्रीमाइसिस लगाओगे इसका मतलब हो जाएगा बाउंड्री। घर का आधार नहीं, फिर घर की बाउंड्री हो जाएगी प्रीमाइसिस, है ना। प्रीमाइस वर्ड अपना मीनिंग बदल लेता है एस लगने के बाद। आयरन का मतलब होता है लोहा, एक मटेरियल है, और आयरन्स का मतलब होता है जंजीरें, चेन्स, जिस पे किसी कैदी को बांधा जाता है, वो कहलाती हैं आयरन्स। वाटर का मतलब होता है पानी, एक मटेरियल है। वाटर्स का मतलब होता है इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री। आपने सुना होगा पाकिस्तान की एक शिप को इंटरनेशनल वाटर्स में पकड़ा गया, तो इंटरनेशनल वाटर्स या इंडियन वाटर्स, इसका मतलब है इंडिया की वाटर बाउंड्री में पाकिस्तान की शिप को पकड़ा गया, है ना। ये फला देश की शिप जो है हमारी वाटर बाउंड्री में, वाटर्स में आ गई थी। तो वाटर वर्ड एस लगाया तो बाउंड्री का काम करेगा, और बिना एस के पानी का काम करेगा। स्पेक्टेकल का मतलब होता है नज़ारा, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है ग्लासेस, आपका चश्मा। देख रहे हो कैसे इनके मीनिंग बदलते हैं। ब्लाइंड का मतलब होता है, एक एडजेक्टिव है, अंधा, और ब्लाइंड्स का मतलब होता है पर्दे, कर्टन्स, कर्टन्स को बोलते हैं ब्लाइंड्स, है ना। ब्लाइंड का मतलब अंधा और ब्लाइंड्स का मतलब पर्दे। वुड का मतलब है लकड़ी, एक मटेरियल है। वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट, जंगल, तो जंगल के लिए वुड्स लिखें, लकड़ी के लिए हमेशा वुड लिखें, ऐसा ना लगाएं लकड़ी के आगे। मैनर का मतलब होता है तरीका, मैनर्स का मतलब होता है आपके एटिकेट्स, आपकी तमीज़, समझ गए ना। तो मैनर्स, जो तमीज़ के लिए मैनर्स लगाते हैं और तरीके के लिए हम लगाते हैं मैनर। तो ये वर्ड्स की लिस्ट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इन पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मीनिंग बदल जाएगा एस लगते ही इन वर्ड्स के पीछे। तो ये प्रीमाइस लिखा गया है, इसीलिए प्रीमाइसिस नहीं लिखा है ना। चलो, कह रहा है इंडिया अ स्पेशल गेस्ट टू G7 और G8 सिंस 2003 हैज़ ऑल्सो मेंटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंट कोर्स स्पेशली ऑन पॉलिटिकल इश्यूज़। कह रहा है इंडिया जो एक स्पेशल गेस्ट रहा है सिंस 2003 से G7 या G8 के अंदर, कह रहा है इसने भी मेंटेन किया अपने इंडिपेंडेंट कोर्स को, अपने आज़ाद रास्ते को, और ख़ास करके किस पे? पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, राजनीतिक इश्यूज़ पे। तो G7 कुछ और कहता है, इंडिया कुछ और कहता है। जब राजनीति की बात हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया अपना इंडिपेंडेंट रास्ता चुनता आया है G7 का स्पेशल गेस्ट होने के बावजूद। तो हम स्पेशल गेस्ट हैं, परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन G7 के एक परमानेंट मेंबर की तरह ही हम बिहेव करते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ G7 और G8 अलग अलग क्यों लिखा हुआ है।
देखिए G7 आज की डेट में है, पहले भी हुआ करता था। बीच में 1997 में रशिया को इन्होंने इनविटेशन भेजा और रशिया को बना लिया G7 का पार्ट। अब 7 से हो गए 8 तो इन्होंने नाम रख दिया इसका G8। लेकिन 2014 में रशिया ने जैसे ही यूक्रेन को हमला करके क्राइमिया को हड़पाया, उस पर जो है कब्जा किया, G7 देशों ने जो गुस्से में आकर के रशिया को लात मार दी, समझ गए ना। तो G7 जो G8 बना था 97 में, 2014 में फिर से G7 बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ईयर देख लेना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी कहानी मैंने आपको बता दी है ना। G7 G8 कह रहा, इट इज सिग्निफिकेंट दैट द G7 आउटरीच कम्युनिकेस that included the guest countries did not make the same reference to China as the main document। इतना ही पढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है। कह रहा है बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि G7 का जो आउटरीच कम्युनिके था, इनका जो फाइनल कम्युनिके आया जो आउटरीच वाला था, जिसको ये बैनर बना के सब देशों में देके आएंगे, कह रहे जो इंक्लूड करता था गेस्ट कंट्रीज़ को, है ना, इंडिया जैसी कंट्रीज़ को भी। कह रहे इस कम्युनिके ने नहीं मेक किया कोई भी ऐसी रेफरेंस को चाइना के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट में थी। तो बोलने को तो बोल गए, लेकिन जब छपवा के देना है तब चाइना का नाम नहीं लिया, डर के मारे इन्होंने सिग्निफिकेंट बात है चाइना को कहीं भी मेंशन नहीं किया। अब देखो आगे क्या हुआ। कह रहा एंड एमी ऑफिशियल्स क्लैरिफाइड दैट चाइनीज एग्रेशन वाज नॉट रेज्ड एट द आउटरीचेस व्हिच फोकस्ड ऑन पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज एंड डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ऑफिशियल्स हैं, भारत के विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, उन्होंने साफ किया कि चाइना के एग्रेशन को रेज नहीं किया गया था आउटरीचेस में, फाइनल आउटरीचेस कम्युनिकेज में, जिनका फोकस होता था पैंडेमिक पे, क्लाइमेट चेंज पे और डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स पे। तो अब सब कंट्रीज़ को देना है जो आउटरीच वाला कम्युनिके, उसमें चाइना चाइना लिख के दे दें तो अच्छा नहीं लगता ना। तो सबके पास जाए तो उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हो, पैंडेमिक के बारे में हो, क्लाइमेट चेंज के बारे में हो, है ना। तो चाइना वाली बात इन्होंने मुंह जबानी तो बोल दी, लेकिन फाइनल आउटरीच वाले कम्युनिके के अंदर उसमें लिख करके नहीं दिया चाइना को। इट की वर्ब है इस, कम्युनिकेज की वर्ब है डिड नॉट मेक, दैट की वर्ब है इंक्लूडेड, ऑफिशियल्स की वर्ब है क्लैरिफाइड, एग्रेशन की वर्ब है वाज नॉट रेज्ड और विच की वर्ब है फोकस्ड। सिंपल सेंटेंस है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। चलो MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारा विदेश मंत्रालय कहलाता है MEA। कह रहा इंडिया वॉइस्ड कंसर्न्स अबाउट सम क्लॉजेज इन द जॉइंट कम्युनिके ऑन ओपन सोसाइटीज व्हिच कंडेम्ड राइजिंग अथॉरिटेरिज्म, नेट शटडाउन्स, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट्स वायलेशन, एरियाज वेयर मोदी गवर्नमेंट हैज ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड इटसेल्फ। अब बता रहा है इंडिया को दिक्कत क्या हुई इनके जॉइंट स्टेटमेंट से। कह रहा है इंडिया ने वॉइस किया, इंडिया ने आवाज़ दी कंसर्न्स को, चिंताओं को, और किस पे, ये बारे में थी कुछ क्लोजेस के, कुछ नियमों के। क्लोज का मतलब होता है कोई छोटा सा पैरा या कोई नियम। तो इंडिया ने कई सब पैरा, छोटे छोटे पैरा के बारे में अपने कंसर्न्स को जताया जॉइंट कम्युनिके में जो ओपन सोसाइटीज़ के ऊपर था, खुले समाजों पे था। कह रहा कौन सा कम्युनिके था, कह रहा जो कि कंडेम करता था, क्रिटिसाइज करता था, आलोचना करता था बढ़ती हुई तानाशाही को, अथॉरिटेरिज्म को, और किसको, नेट के बंद करने को, नेट शटडाउन को, और किसको, मैनिपुलेशन ऑफ मीडिया इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन के जो है छेड़छाड़ को, और चौथा किसका, राइट्स वायलेशन को, ह्यूमन अधिकारों के, ह्यूमन राइट्स के उल्लंघनों को। कह रहे ये वही एरिया हैं जिसको मोदी गवर्नमेंट को अक्सर क्रिटिसाइज किया गया खुद को। इन चारों एरिया में ही मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म मिलता आया है। तो इस वाले कम्युनिके पे इंडिया ने बोला भाई थोड़ा सा सोच समझ के बोलो, तुम इंडिया की तरफ इशारा मत करो, हमारे यहाँ पे अथॉरिटेरिज्म नहीं है, आपको लगता होगा है पर है नहीं, है ना, ऐसा इंडिया का कहना था। समझ गए। इंडिया की वर्ब है वॉइस्ड, विच की वर्ब है कंडेम्ड, अथॉरिटेरिज्म आप देख चुके हो, तानाशाही को बोलते हैं, डिक्टेटरशिप को, डिस्पोटिज्म को। क्लोज का मतलब होता है छोटा सा पैरा। मोदी गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड, पैसिव वॉइस में, है ना। इटसेल्फ मतलब खुद, ये खुद ही क्रिटिसाइज हुई है, ये है एक एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन आपको मैं करवा चुका हूँ, आज डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, वीडियो बनी हुई अलग से जा करके आप देख सकते हो, प्रोनाउन चैप्टर, है ना। चलो, कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, इसका एक अच्छा सिनोनिम है सेंश्योर, चाइड और कास्टिगेट। ये तीनों अच्छे सिनोनिम है, याद रखें, है ना, सेंश्योर, चाइड और कास्टिगेट। चलिए, कड़ी आलोचना के। कह रहा एड्रेसिंग द सेशन ऑन ओपन सोसाइटीज मिस्टर मोदी सेड दैट इंडिया इज अ नेचुरल अलाई टू द G7 इन G7। इतना ही है, आगे छोड़ो उसको, है ना। कह रहा एड्रेस करते हुए सेशन को, संबोधित करते हुए सेशन को ओपन सोसाइटी पे मोदी साहब ने कहा कि इंडिया जो है एक अपने आप से अलाई है, नेचुरल अलाई है। नेचुरल का मतलब है आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है इंडिया को,
G7 जिन कंट्रीज़ के ऊपर टिका हुआ है उन्हीं कंट्रीज़ की तरह एक कंट्री है इंडिया, है ना। हम भी डेमोक्रेसीज़ का पार्ट है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो मोदी साहब ने यही बोला कि हम तो नेचुरल लाए हैं इस G7 के, हमें दोस्त बनाने की ज़रूरत है नहीं, हम तो प्रकृति के हिसाब से आपके दोस्त हैं, समझ गए। मोदी साहब की वर्ब है साइड, इंडिया की वर्ब है इज़। जब मोदी साहब ने कहा तब इंडिया जो है मोदी साहब एड्रेस भी कर रहे थे इस सेशन को, समझ गए ना। दो काम एक साथ हो रहे थे, पहले काम को हमने बना दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, ठीक है। चलो, कह रहे हैं इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू वॉक द टॉक ऑन इट्स कमिटमेंट्स एट द G7 आउटरीच, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन क्लैम्पडाउन्स, गिवन दैट इंडिया हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2020। कह रहा हाल में गवर्नमेंट से आशा होगी, गवर्नमेंट विल बी एक्सपेक्टेड कि वो वॉक द टॉक करे, वो अपनी बातों पे खरा उतरे। और किस पे? इसके कमिटमेंट्स पे जो इसने दिए हैं G7 की आउटरीच में। तो अभी यही आशा है हमारी सरकार से कि हम जो है आउटरीच में अपने कमिटमेंट को पूरा करें, खास करके उन एरियाज़ में जो है इंफॉर्मेशन के शिकंजा कसने को, इंफॉर्मेशन क्लैम्पडाउन को देखते हुए इस चीज़ को, गिवन दैट कि इंडिया में थे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन 2020 के अंदर। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें इंडिया ने बोल दी हैं, अब 2021 में उनको पूरा करके दिखाना है। इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल भी क्लैम्प डाउन नहीं करना हमने, क्योंकि हमने 2020 में बहुत बार, बहुत जगह, बहुत महीनों तक इंटरनेट को बंद करके रखा था। इस काम को फिर से ना करें, समझ गए। गवर्नमेंट की वर्ब है विल बी एक्सपेक्टेड, इंडिया की वर्ब है हैड वॉक द टॉक। देखो पहली फ्रेजल, पहला आपका इंडिया में टॉक द टॉक, बातें करना बड़ी बड़ी, टॉक द टॉक, बातचीतों में सब कुछ करके दिखा दिया आपने, है ना, बातें कर दी बड़ी बड़ी। और वॉक द टॉक का मतलब है जो टॉक आपने की है उस पर वॉक करके दिखाओ, जो बोला है उसके पूरा जो है खरे उतर के दिखाओ, समझ गए ना। दो इडियम्स हैं, एक दूसरे की उल्टी हैं। पहली करती है बड़ी बड़ी बातों करने को और दूसरी कहती है बड़ी बड़ी बातें जो की हैं उस पर खरा उतरने को। तो इंडिया को उतरना है खरा। क्लैम्प डाउन शिकंजे को बोलते हैं, क्रैक डाउन या रिस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं। गिवन दैट इसलिए लगा यहाँ पे क्योंकि आगे इसके क्लोज है। अगर यहाँ पे इंडिया और हेड, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर ना होता तो यहाँ पे गिवन दैट की जगह पे सिर्फ गिवन लगा होता, दैट को ना लगाया जाता। चलिए, सिंपल आर्टिकल आज का, ज़्यादा मुश्किल था नहीं, जितना भी था वो मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है। अब वक्त है आपके क्विज़ का। पूरे मन से सीखा है तो फटाफट से क्विज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दो। आजा भाई, कहाँ चला गया? ये पड़ा। एक लाइक दे देना, शेयर कर देना वीडियो को अगर अभी तक नहीं किया तो। चारों में से करेक्ट वाले को चूज़ करना है हमें, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को। सेंटेंस एक जैसा ही ऑलमोस्ट। व्हेन इट कम्स टू सिविल लॉसूट्स, अ हाई कोर्ट जूरी have absolute authority to demand for a thorough police investigation but have little control over the manners in which it is carried out। कह रहे जब बात होती है सिविल लॉ सूट्स की, सिविल केसेस की, लॉ सूट्स मतलब कोर्ट केस, तो एक हाई कोर्ट जूरी है ना, उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, पूरी अथॉरिटी है कि वो डिमांड फॉर करे, मांग करे थोरो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, डिटेल्ड पुलिस इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन उनके पास बहुत कम कंट्रोल होता है उस तरीक़ों पे जिसके अंदर इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन तो करवा सकती है जब इसकी बात हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करवानी कैसे है, कौन करेगा, किस तरीके से, इसके ऊपर हाई कोर्ट का ना के बराबर कंट्रोल होता है। आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट कम्स टू का मतलब है ये वो वाला फ्रेज है जिसके बाद में आएगा नाउन, प्रोनाउन या जीरेंट। व्हेन इट कम्स टू, तो यहाँ पे इसके बाद में एक नाउन आ रहा है सिविल लॉ सूट्स, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इसके बाद में एक वर्ब आ रही है टू हियर, ये बिल्कुल गलत है, समझ गए ना। ये वर्ब टू हियर व्हेन इट कम्स टू के बाद में आ ही नहीं सकती। या तो यहाँ पे हियरिंग आना चाहिए, जैसे यहाँ पे हियरिंग आ रहा है, ये ठीक है, और या फिर सिविल लॉ सूट्स नाम का नाउन आ जाए। नाउन भी ठीक चलेगा, जो है फ्रेजर नाउन भी ठीक है और जीरेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे बी आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब देखो बी आपका आंसर नहीं है, इसको मैं पूरे को लाल कर देता हूँ, है ना, आंसर है ही नहीं अपना ये। अब दूसरी चीज़ देखो, टू डिमांड एक इन्फिनेटिव है, वर्ब किसी भी फॉर्म में आए, अगर वो ट्रांजिटिव है अपने बाद में प्रेपोजिशन नहीं लेगी। अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो डिमांड वैसे ही तो वर्ब है ना, डिमांड नाउन फॉर्म में फोर लेता है, वर्ब फॉर्म में नहीं लेता। तो ये वर्ब ही है, इन्फिनेटिवल वर्ब है, इसके बाद में फोर नहीं आना चाहिए। ए भी आपका आंसर नहीं है, ठीक है, ए भी नहीं है। अब आंसर बना या तो सी या बना डी। यहाँ पे देख लो डिमांड के बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं है, यहाँ पे भी डिमांड के बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं है। अब ध्यान से देखना, कमेटी हैज़ लिटिल कंट्रोल ओवर द मैनर्स, और कमेटी हैज़ लिटिल कंट्रोल ओवर द मैनर। मैनर्स का मतलब होता है तमीज़, मैनर का मतलब होता है तरीका। कमेटी के पास कंट्रोल नहीं है तमीज़ के ऊपर या तरीके के ऊपर,
अरे भाई तरीके के ऊपर जिसमें इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया जाता है, उस मैनर के ऊपर। मैनर्स और मैनर के बीच का डिफरेंस अगर आपको पता है तो आपको पता लग जाएगा सी भी आपका आंसर नहीं है। ठीक है, तो 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने इसमें लगाए थे, डी आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। चलिए अब आपका मैं क्लोज टेस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये डी आंसर हो गया यहाँ पे, है ना। बहुत ही सिंपल क्लोज टेस्ट है, मेरे ख्याल से देखते ही कर दोगे इनमें से ज़्यादातर आप, जो है ना। वुड है, वुड्स है, नोवेल में से कौन सा लगेगा, इसमें क्या लगाया जाए चारों में से, है ना। और गिवन दैट अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था। अब आपको चारों क्वेश्चन ये खुद से सॉल्व करने हैं। आंसर मिलेंगे कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में। सबसे पहला वाला कमेंट इस वीडियो के नीचे जो पिंड है उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स को डाल रहा हूँ। मेरे आंसर से अपना मैच कर लेना, साथ ही साथ स्कोर जरूर बताया करो। 5 में से कितने नंबर मिले आपको, 2 मिले, 1 मिले या नहीं मिला, कुछ भी, है ना। शर्म मत किया करो, शर्म वो करे जिसने ट्राई नहीं दिया इन क्विज़ को। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।